हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 12। यह लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, उसमें लगभग 7 to 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि वह वीडियो आप देख चुके होंगे। तो चलिए इस लेक्चर का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की धारिता। धारिता को आप सी से व्यक्त करते हैं, मात्रक होता है फैरड। एक पीको फैरड है जिसको हम पीएफ से व्यक्त कर सकते हैं। इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। आपको स्मॉल ए का वैल्यू ज्ञात करना है, स्मॉल ए अर्थात त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या को हम क्या लेंगे, स्मॉल ए। तो वायु में स्थित ए मीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता, जो सी का फार्मूला होता है वह होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको सी का वैल्यू क्या दिया गया है। सी इक्वल टू है 1 पीको फैरड। अब पीको फैरड है तो पीको से काम नहीं चलेगा, इसको आप फैरड में चेंज करिए। तो 1 इंटू 10 की पावर -12 क्या हो जाएगा, फैरड। अब देखिए इसमें संधारित्र का फार्मूला होता है वायु में स्थित ए मीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या है, हमारा सूत्र है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या है, त्रिज्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए मीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। आपको स्मॉल ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सी का वैल्यू आपने क्या निकाला, 1 इंटू 10 की पावर -12। पीको फैरड को हमने फैरड में चेंज किया, तो 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। अपॉन में आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, क्या होता है, 1/9.0 इंटू 10 की पावर 9। इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12, 9.0 इंटू 10 की पावर 9। इसको मैं डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यदि नीचे लिख दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको 1 अपॉन में कर दिया, तो 1 अपॉन में है तो ये अपॉन वाला ऊपर जाएगा। तो 10 की पावर -12 इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्मॉल एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.0 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 9। तो स्मॉल ए बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर -3। अब त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 9.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ गए इसका रेडियस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिए आपको ज्ञात है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं, तो C1 का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 20 माइक्रोफैरड, और C2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 30 माइक्रोफैरड। ये हमें क्या ज्ञात है, C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड और C2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए जो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता तुल्य धारिता का फार्मूला होता है
1/c इज इक्वल टू, यदि दो संधारित्र हैं तो 1/c1 प्लस 1/c2। इसी फार्मूला का हम उपयोग करेंगे और अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 के स्थान पे क्या है 20 प्लस 1/30। अब देखिए 20 और 30 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा 60। अब 20 का टेबल आप पढ़िए 60 में, तो 20 3 जा, तो यहाँ पे 3 और 32 जा 60, 3 में +2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/60। अब देखिए 5/60 को हम कट कर देंगे, 5 1 जा और 5 12 जा, तो 1/c इज इक्वल टू 1/12। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, c का 1 के साथ 1 का 12 के साथ, तो c इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 12। और ये क्या है हमारा धारिता है, तो C1 20 माइक्रोफेरेड, देखिए इसका मात्रक माइक्रोफेरेड में, इसका भी माइक्रोफेरेड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। यही इसका क्या है श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे C का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है 10 माइक्रोफेरेड, ये हमें क्या है ज्ञात है कि C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, अर्थात पहले तो V1 क्या था 100 वोल्ट, बाद में V2 कितना हो गया 200 वोल्ट, उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अर्थात आपको डेल्टा U ऊर्जा में वृद्धि निकालना है। आपको यहाँ पे C दिया गया है, V1 V2 दिया गया है और डेल्टा U निकालना है। तो देखिए ऊर्जा में वृद्धि आप कैसे निकाल सकते हैं, बाद वाली विभवांतर से, अर्थात बाद वाली ऊर्जा से पहली वाली ऊर्जा को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका डेल्टा U निकल जाएगा। अर्थात डेल्टा U आप कैसे निकाल सकते हैं, हाफ CV2 स्क्वायर माइनस हाफ CV1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊर्जा का फार्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू फार्मूला है 1/CV स्क्वायर, लेकिन V के स्थान पे क्या है V1 और V2 है, तो ऊर्जा में वृद्धि क्या डेल्टा U का फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा 1/C V2 स्क्वायर माइनस 1/C V1 स्क्वायर, अर्थात बाद वाली ऊर्जा माइनस पहले वाली ऊर्जा को सब्सट्रैक्ट कर दे तो ऊर्जा में वृद्धि निकल जाएगा। ये हमारा क्या है सूत्र है, किसका सूत्र है ऊर्जा में वृद्धि का। तो डेल्टा U बराबर हाफ CV को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखिए V2 का वैल्यू क्या है 200 है और V1 का वैल्यू क्या है 100, तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 और C का वैल्यू क्या है 10 माइक्रोफेरेड। माइक्रो है तो इसको हम 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं और बाकी फेरेड यहाँ पे क्या है बचा है। V2 क्या है 200, अब 200 की पावर 2 4, उसके बाद 4 टाइम्स 0 माइनस 100 की पावर 2 का मतलब 1 4 टाइम्स 0, तो डेल्टा U इक्वल टू ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 3 4 टाइम्स 0,
अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 की पावर -2, यही हो जाएगा जूल। अब देखिए जो यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, इसको आप 10 की पावर प्लस का 4 लिख सकते हैं, इंटू में 3, और 3 का 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन 15 हो जाएगा। फिर 10 की पावर -6 में 10 की पावर +4 को ऐड करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। और डेल्टा यू क्या है, ऊर्जा में वृद्धि है, मात्रक होता है जूल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 15 इंटू 10 की पावर -2 जूल। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा स्ट्रक्चरल है। तो दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी है। इनके बीच आपको तुल्य धारिता की गणना करनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लाइन इस तरफ गया और दूसरी लाइन इस तरफ, फिर बिंदु सी पे पहुंचा, फिर दूसरी लाइन इधर से इधर गया और एक नीचे की तरफ आया। यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड है, यहाँ भी 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 8 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे बी। तो इसका एक फिगर और बनेगा, वो भी कौन सा, संशोधित फिगर। तो इसका दूसरा फिगर देखिए कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिंदु ए, और यहाँ पे हो जाएगा बिंदु बी। तो आप भी इसका संशोधित फिगर बना लीजिए अपने नोट्स में। क्योंकि जब तक आप अच्छे से फिगर नहीं बनाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने इसका संशोधित फिगर बना दिया है, ये है सी और ये है डी। देखिए ए से सी के बीच 3 माइक्रोफेरेड है, ओके, और ए से डी के बीच में क्या है, 3 माइक्रोफेरेड है। अब देखिए सी व डी के बीच कितना है, 8 माइक्रोफेरेड। सी व डी के बीच कितना है, 8 माइक्रोफेरेड। अब देखिए बी व डी के बीच कितना है, 6 माइक्रोफेरेड, और बी और सी के बीच कितना है, 6 माइक्रोफेरेड। अब जो हमारा ये वाला फिगर बना है, ये कौन सा फिगर है, व्हीटस्टोन सेतु। आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। यदि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, तो हम बीच के धारिता को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि इसका इसका अपॉन इसके अपॉन के बराबर, अर्थात 3/6 इज इक्वल टू 3/6, दोनों सेम है, तो हम बीट, तो जो हमारा मध्य में क्या लगा है धारिता, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम 8 माइक्रोफेरेड को नहीं ले चलेंगे, इसमें कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यह कौन सा परिपथ है, व्हीटस्टोन सेतु। तो चलिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले C1 निकालेंगे, उसके बाद C2। देखिए 3 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड, दोनों आपस में कौन से हैं, श्रेणी क्रम में है। तो 1/C1 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1/3 + 1/6। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6, 3 2 जा और 6 1 जा, तो 1/C1 इज इक्वल टू 2 में 1 ऐड करेंगे 3/6, इसको हम कट करेंगे तो 1/2। अब देखिए 1/C1 इज इक्वल टू 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, C1 1 के साथ और 2 1 के साथ, तो C1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2, वो भी क्या, माइक्रोफेरेड। अब देखिए यहाँ भी 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड आपस में श्रेणी क्रम में है, तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। अब देखिए जब दोनों ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, तो दोनों का वैल्यू क्या निकला, C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड और C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो इसकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी, तुल्य धारिता
तुल्यधारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, मात्रक हो जाएगा माइक्रो फैरेड। तो इस क्वेश्चन का ही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो फैरेड। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप जाएगा, लॉन्ग टाइप का विस्तृत क्वेश्चन है। आसुत जल की एक समान 64 छोटी बूंदों, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm अर्थात मिलीमीटर में से प्रत्येक पर 2/3 × 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। यदि सभी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरी लिखते हैं। माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r, माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r है। क्या है, r, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या R है, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, R है। चूंकि 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, चूंकि 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, अतः बड़ी बूंद की, अब देखिए ये क्या है, एक समान 64 छोटी बूंदें, तो बूंदें अर्थात गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो बड़ी बूंद की आयतन 4/3 पाई और R, तो बड़ी बूंद का हमने त्रिज्या R लिया है, तो 4/3 πr³ इज इक्वल टू क्या, 64 इंटू एक छोटी बूंद का आयतन 4/3 πr³। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आसुत जल की एक समान 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। तो बड़ी बूंद का आयतन 64 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो R की होल पावर क्या बचा, 3। यहाँ पे क्या हो गया, 64 r³। तो 64 क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4r⁻³ अब देखिए r⁻³ है और 4r⁻³ है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 r। क्या हो गया, R इज इक्वल टू 4 इंटू में r। चूंकि आपको दिया गया है वैल्यू किसका, r का, देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, प्रत्येक की त्रिज्या अर्थात जो छोटी बूंदें हैं उनकी जो त्रिज्या है 0.1 mm है, परंतु r इज इक्वल टू 0.1 mm, इसको आप 0.1 इंटू 10⁻³ m लिख सकते हैं, या फिर
1.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। जब भी हमारा पॉइंट यहां से इस तरफ जाएगा तो 10⁻⁻1 ऐड हो जाएगा। अब देखिए, स्मॉल आर का वैल्यू पता हो गया, तो आप कैपिटल आर का वैल्यू निकालिए। यह कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 इंटू में स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये हमारा कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। अब देखिए, मुझे बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है। तो बड़ी बूंद की धारिता क्या, बड़ी बूंद की धारिता कैपिटल सी इज इक्वल टू, बड़ी बूंद की धारिता कैपिटल सी फार्मूला होता है 4πε0 इंटू में कैपिटल आर। आपको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, सी का। तो देखिए 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, लेकिन सिर्फ 4πε0 का वैल्यू होगा 1 में 9.0 इंटू 10⁹। कैपिटल आर का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में इसका वैल्यू हो जाएगा किसका, 4πε0 का 9.0 इंटू 10⁻+9, या सी इज इक्वल टू, इसको आप 4/9 लिखिए, इंटू में 10⁻⁻13। देखिए अंश में 10⁻⁻4 है, अपॉन में 10⁻+9 है, तो 10⁻+9 ऊपर जाएगा 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 में 10⁻⁻2 को -4 को ऐड करेंगे तो 10⁻⁻13। तो सी इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10⁻⁻13 मात्रक फैरड। आपको सी का वैल्यू पता चल गया। अब बड़ी बूंद का आप आवेश निकाल लीजिए। तो बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, 64 गुणे एक छोटी बूंद पर आवेश। तो यहां पे आप लिखिए बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 64 इंटू एक छोटी बूंद पर आवेश, एक छोटी बूंद पर आवेश। अब देखिए कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 64 इंटू एक छोटी बूंद पर आवेश। तो एक छोटी बूंद पर आवेश का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 2/3 इंटू 10⁻12 कूलाम, 2/3 इंटू 10⁻12 कूलाम। तो हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻12 कूलाम, मात्रक हो जाएगा कूलाम। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव भी इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। फार्मूला होता है विभव का, क्या फार्मूला होता है, V इक्वल टू Q अपॉन C, जहां Q क्या है, आवेश है, और C क्या है, धारिता है। तो Q का वैल्यू अभी आपने निकाला है 64 इंटू 2/3, तो 64 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा, क्या निकलेगा, 128/3 इंटू 10⁻12 अपॉन में C का वैल्यू क्या है, 4/9 इंटू 10⁻13, 4/9 इंटू 10⁻13। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल में आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, V इक्वल टू 960 वोल्ट।
यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 960 वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि आप क्लास 12th में पहुंचे हैं, तो इसको आप अपने आप से अर्थात स्वयं इसको आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या 960 वोल्ट आता है। तो चलिए आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़िए आप। 2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र 5 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, इसमें संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें आपको क्या करनी है, संचित ऊर्जा की गणना। तो यहाँ पे आपको C का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को आप बदल दीजिए फैरड में, तो 2 इंटू 10⁻⁶ फैरड। और संधारित्र पर 5 वोल्ट के विभवांतर और V का मान कितना है 5 वोल्ट है। आपको गणना किसी करनी है, संचित ऊर्जा की गणना। तो संचित ऊर्जा हो जाएगी, संचित ऊर्जा U इक्वल टू होता है फार्मूला 1/C इंटू V स्क्वायर। तो U बराबर हाफ, धारिता का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू में V का स्क्वायर, V के स्थान पे 5⁻²। या U इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10⁻⁶ इंटू 5 का होल वर्ग अर्थात 25। या U इक्वल टू 25 इंटू में 10⁻⁶। संचित ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल। तो U का वैल्यू क्या निकल गया 25 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसलिए लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको यहीं पे एंड करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।